हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर एन। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, कंडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करा था। उससे पहले अपने एसी नोड के बारे में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ने एवी नोड पढ़ा था। आज हम तीसरी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और हेडिंग डालो बंडल ऑफ हिच। बंडल ऑफ हिच, ओके। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है कंडक्टिव सिस्टम का, ना। बंडल ऑफ हिच है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले अपने भी इसकी डिस्कवरी की बात कर ले, क्योंकि जैसे अपन ने बात करती कि ऐसे नोड की डिस्कवरी हो गई थी 1907 में। उससे पहले एवी नोड की हो गई थी 1906 में। और ऐसे ही 1893 में एक साइंटिस्ट थे, विल्हेम हिज। उन्होंने बंडल ऑफ हिज की क्या करी थी? डिस्कवरी करी थी। तब इनसे ही पहले 1893 में, है ना। इन्होंने कहा था कि बंडल ऑफ हिज होता क्या है? बंडल ऑफ हिज होता है कंडक्शन सिस्टम, the conductive system that connect AV node to ventricle। मतलब समझो होता क्या है। अपन ने क्या पढ़ा था? सॉरी, अपन ने ये पढ़ा था कि ये हार्ट है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे ऐसे नोड होता है और यहाँ पे एवी नोड होता है। अब ये एवी नोड को यहाँ से चला के यहाँ से चलता हुआ आता है वेंट्रिकल में। एवी नोड है ना, इसके कुछ फाइबर आते हैं। एवी नोड तो इतना सा है, इसने कंडक्ट करा दिया। अब ये इंटरवेंट्रिकुलर फाइबर या थोड़ा सा इंटर एट्रियल फाइबर में चलता हुआ आता है और यहाँ के फिर ये अपने अपने फाइबर्स में और जाके टूट जाता है, ठीक है। तो जो ये वाला फाइबर होता है ना, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिच, ठीक है। और ये जिन फाइबरों में एंड होता है इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, है ना। इनको अपन आगे पढ़ेंगे। तो बंडल ऑफ हिच क्या होता है? जो सेप्टम में पाया जाता है, कंडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो सेप्टम में पाया जाता है, और वो जो एवी नोड से इंडक्शन को वेंट्रिकल तक लेके जाता है। एवी नोड तो यहीं पे होता है ना। एवी नोड को अपन एक्चुअली देखेंगे तो वो इंट्रा एट्रियल सेप्टम में होता है। वहां से ये जो वेंट्रिकल तक लेके आता है वो कौन करता है? बंडल ऑफ हिच करता है, ठीक है। यदि अपन इसकी परफेक्ट लोकेशन की बात कर, लेकिन इनकी लोकेशन कहाँ होती है? परफेक्ट लोकेशन इनकी कहाँ पर होती है, अपन ये बात कर लेते हैं। तो इनकी परफेक्ट लोकेशन होती है इंट्रा एट्रियल सेप्टम। सॉरी, या आप इंट्रा एट्रियल लिखोगे तो कंफ्यूज होगे। इनकी लोकेशन होती है सेप्टम या सेप्टम, ठीक है। इनकी लोकेशन होती है सेप्टम में। अब थोड़ा बहुत इंट्रा एट्रियल में होती है और इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम में होती है इनकी लोकेशन, है ना। बिलो कहां से स्टार्ट होती है? बिलो एवी नोड टू वेंट्रिकल तक ये जाते हैं, ठीक है। एवी नोड से वेंट्रिकल तक जाते हैं और ये आगे जाके, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बताई थी, इसमें ये फाइबर आगे जाके जैसे यहां तक चले गए, फिर ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। दोबारा मैं आपको डायग्राम से समझाऊं। सपोज ये हार्ट है, ठीक है। और ये हो गई आपकी ऐसे नोड, यहाँ पे हो गई ऐसे नोड, और यहाँ पे हो गया एवी नोड, ठीक है। अब क्या होता है? ये आए फाइबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए फाइबर, और ये स्टार्ट होके फिर ये अपने दो ब्रांचों में बढ़ जाते हैं, है ना। जो ब्रांच राइट साइड में आती है, वो ब्रांच जो राइट साइड में आती है उसको बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच, और जो लेफ्ट में आती है उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो ये यही कह रहा है कि बंडल ऑफ हिज फर्दर डिवाइड इनटू टू ब्रांच। वो अपने दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सी? राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हैं? राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच।
जो भाई राइट बंडल ब्रांच है वो इम्पल्सों को राइट वेंट्रिकल में भेज देंगे, और लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो अपने इम्पल्सों को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। और इनका एंड ये भी लिख दो, बंडल ऑफ हिज एंड इन पुरकिंजे फाइबर। इस लाइन का मतलब समझे आप कि जो बंडल ऑफ हिज है ना, ये जो बंडल ऑफ हिज था, ये एंड में, ये बंडल ऑफ हिज था, एंड में फिर छोटे छोटे मोटे मोटे से होते हैं, मोटे मोटे से फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये पूरे फाइबर पूरे हार्ट में रहते हैं, है ना। इन फाइबरों को क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये आगे जाके पुरकिंजे फाइबर बन जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बंडल ऑफ हिज एंड इन पुरकिंजे फाइबर। अब देखो क्या बात है, एक बात और समझना, सिंक्रोनाइजेशन को, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था जैसे कि दो ब्रांच है, बंडल ऑफ हिज की दो ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। अब देखो जैसे यहां से इंपल्स आता है, यहां से इंपल्स आया तो आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये नहीं कि राइट कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेफ्ट थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया राइट थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं होता। जब राइट कॉन्ट्रैक्ट होगा साथ ही साथ लेफ्ट भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो दोनों एक साथ कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि यहाँ से जो इंपल्स आ रहा है वो इक्वल एंड एक ही टाइम पे दोनों ब्रांचों में बराबर जाए, ठीक है। दोनों ब्रांचों में इक्वल अमाउंट में एंड इक्वल स्पीड में इंपल्स है वो दोनों ब्रांचों में डिवाइड हो, तभी दोनों में कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होते हैं। इसी चीज को अपन बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का मेन काम होता है वो बंडल ऑफ हिज का ही होता है, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिज, इसको लिखते हैं इक्वल एंड फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पल्स, therefore synchronize, therefore synchronize both ventricle contraction, जिससे कि दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो, सिंक्रोनाइज हो, मतलब कि एक साथ हो। और ये क्यों होता है, फॉर एफिशिएंट कार्डियक आउटपुट। यदि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एक आगे पीछे होगा, तो कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एफिशिएंट कार्डियक आउट। तो आपको समझ में आया था, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखते हैं बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट कहाँ होता है। मैंने लोकेशन बताया था लेकिन लेयर नहीं बताया। मैंने आपको ये बताया था कि जो ऐसे नोड होता है वो होता है आपका सब एपिकार्डियम में होता है। वेस्ट आंसर ये होता है, लेकिन सब एपिकार्डियम ना हो आंसर में, सॉरी सब, है ना। यदि सब एपिकार्डियम आंसर में नहीं होता है देन आपका आंसर जाएगा मायोकार्डियम, ठीक है। बाकी जितने भी नोड हैं, चाहे वो ए बी नोड हो, चाहे वो बंडल ऑफ हिज हो, चाहे वो पुरकिंजे फाइबर हो, ठीक है, ये तीनों होते हैं वो कहां पे होते हैं, सब एंडोकार्डियम में होते हैं। वो कहां पे होते हैं, सब एंडोकार्डियम में होते हैं। समझ में आ गया आपको। तो मैंने ये बताया कि जो ऐसे नोड होता है बस वो आपकी मस्कुलर लेयर में होता है या सब एपिकार्डियम में होता है, बाकी जितने भी हैं वो कहां पे होते हैं, आपके सब एंडोकार्डियम में होते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है कि बंडल ऑफ हिज होता है उसमें भी ऑटोमेटिसिटी होती है। ऑटोमेटिसिटी का मतलब आप सब समझ गए होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे नोड जिस तरह से 60 to 100 बीट पर मिनट इंपल्स जनरेट करता है, मेजरली आप सबके हार्ट में, नॉर्मल हेल्दी इंसान के हार्ट में ऐसे नोड ही करता है। लेकिन यदि कभी ऐसे नोड खराब हो जाता है, ऐसे नोड मान लो खराब हो गया, देन जो इंपल्स जनरेट करता है वो एवी नोड करता है। मतलब कि एवी नोड के अंदर भी ऑटोमेटिसिटी की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, बट वो जो इंपल्स जनरेट करता है वो 40 to 60 करता है।
इसी तरह बंडल ऑफ हिज भी क्या कर सकता है, इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, और ये भी 40 टू 60 बीट पर मिनट पे अपने इम्पल्स है उनको जनरेट कर सकता है। यदि ए बी नोड भी खराब हो गया, ऐसे नोड भी खराब हो गया, तो बंडल ऑफ हिज संभाल लेता है फिर। लेकिन बंडल ऑफ हिज है, ये बात है ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाएगा, इसलिए इसका कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होता। समझ गए आप? ए बी नोड भी पूरे हार्ट में नहीं करा सकता ऐसे, और आपका बंडल ऑफ हिज भी नहीं करा सकता, इसलिए ऐसे नोड है वो सबसे सेफ रहता है, सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट और देखते हैं अपन, एक पॉइंट और देखते हैं कि आजकल आपको पता ना पेस मेकर ट्रांसप्लांट होते हैं, कार्डियोलॉजी में होते हैं पेस मेकर स्पेशलिस्ट होते हैं कुछ, जो कि क्या करते हैं, पेस मेकर को ट्रांसप्लांट का आजकल वो आ गया कि यदि किसी का ऐसे नोड खराब हो गया, उसका पेसिंग नहीं हो रही, उसकी हार्ट रेट नहीं आ रही है ना, किसी इंसान की हार्ट रेट ही नहीं आ रही है, हार्ट रेट उसके सारे जो नोड थे, एवी नोड था, कंडक्टिव सिस्टम था, वो सारा इनफेक्ट हो गया, मतलब कि सारा डैमेज हो चुका है, उसको हार्ट रेट नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में हमको आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना होता है। तो जो आर्टिफिशियल पेसमेकर का जो ट्रांसप्लांट करना होता है ना, वो अपन बंडल ऑफ हिज में करते हैं। तो मॉडर्न कार्डियोलॉजी कहती है, मॉडर्न कार्डियोलॉजी कहती है कि पेसमेकर का जो ट्रांसप्लांट होता है ना, वो कहाँ पे होता है, वो बंडल ऑफ हिज में ही होता है। बंडल ऑफ हिज या सब एंडोकार्डियम में बंडल ऑफ हिज के पास में किया जाता, ठीक है, मॉडर्न कार्डियोलॉजी में। ठीक है, ये अपने लेवल की बात नहीं है, कभी पूछ ले तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये है ना। आपने कई बार ये कंडीशन भी नाम सुने होंगे, सपोज करो कि जो बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज है, ये भी खराब हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यदि बंडल ऑफ हिज भी कई बार क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ये कंडक्शन नहीं करते, ये कंडक्शन नहीं करते। मान लो दो तरह के होते हैं, एक राइट बंडल ब्रांच, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच, है ना। अब दो तरह की बीमारी होती है, आप कभी ईसीजी देखोगे, इको करवाते हैं, तब अपन देखते हैं कि ऐसा लिखा था आर बी 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 एल बी 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 बी, इसका मतलब होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, है ना, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ऐसा आपने देखा होगा, लिखा आता है एलबीबी आरबीबी, तो इनका मतलब ये होता है कि सपोज करो ये आपका हार्ट था, ठीक है, अब क्या होता है, और ये ऐसे नोड थी, ये एवी नोड था, और यहां से बंडल ऑफ हिज आ रहे हैं, बंडल ऑफ हिज आ रहे हैं, और बंडल ऑफ हिज यहाँ पे अलग अलग ब्रांच में टूट जाते हैं। ठीक है, अब क्या काम था, इस वाली जो ये था लेफ्ट बंडल ब्रांच था, इसका काम था कि लेफ्ट बंडल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में करंट स्प्रेड करना, और इसका काम था राइट वेंट्रिकल में करंट स्प्रेड करना। सपोज मान लो कि ये है वो ब्लॉक हो जाती है, तो राइट वाला वेंट्रिकल तो धड़क रहा है, लेफ्ट वाला धीरे धीरे धड़केगा, और जब एसिंक्रोनाइजेशन आएगा, इन कंडीशन में अपन बोलते हैं क्या आ जाता है, एसिंक्रोनाइज, मतलब कि अब एक साथ नहीं धड़क रहे, वेंट्रिकल एसिंक्रोनाइज करने लग जाते हैं, और जब वेंट्रिकल एसिंक्रोनाइज करने लगेंगे, प्रॉपर कार्डियक आउटपुट नहीं आएगा, तो अपन दो बीमारियों के नाम लेते हैं कि एक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। जिस तरह का बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है उस तरह के कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाते हैं। तो ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो लेफ्ट वाला होता है ये डेंजर होता है, ये डेंजर होता है। समझ में आ गया आपको? तो अपन ने इस तरह से अपना बंडल ऑफ हिज है उसको अपन ने कंप्लीट करा। ठीक है, दोबारा आप एक बार देखो कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1893 में हुई थी। लोकेशन बता दिया कि सेप्टम में होते हैं, दो ब्रांच में बढ़ जाते हैं, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में बढ़ जाते हैं, और एंड होते हैं ये पुर्किंजे फाइबर में एंड होते हैं। फिर काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का काम होता है कि दोनों वेंट्रिकल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराना। ठीक है, बताया कि होते कहाँ पे हैं, ये सब एंडोकार्डियम में ही होते हैं, ये भी सब एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं। इनके अंदर भी ऑटोमेटिसिटी होती है। पेसमेकर ट्रांसप्लांट होते हैं वो बंडल ऑफ हिज में होते हैं आज की तारीख के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये इसमें दो तरह की बीमारी होती है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ओके, तो आपको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट देखते हैं कंडक्टिव सिस्टम का। फोर्थ पार्ट देखते हैं, हेडिंग डालो पुर्किंजे फाइबर।
पुरकिंजे फाइबर। यदि अपन सबसे पहले इसकी भी डिस्कवरी की बात करें कि इसकी डिस्कवरी कब से हुई थी, तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी 1839 में। कब हुई थी? 1839 में। ठीक है, किसने करी थी? एंजोवेलिस्टा पुरकिंजे एक साइंटिस्ट था, उन्होंने करी थी। किसने करी थी? एंजोवेलिस्टा पुरकिंजे एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। देखो क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि हार्ट में कुछ मसल्स फाइबर थे, हार्ट में कुछ मसल्स फाइबर होते हैं। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर करा था कि हार्ट में जैसे मसल्स फाइबर होते हैं ना, एक्टिन, मायोसिन, ऐसे ही हार्ट में भी काफी सारे मसल्स फाइबर, लेकिन वो मसल्स फाइबर थे वो मॉडिफाइड हो गए। मॉडिफाई हो गए किसके लिए? वो मसल फाइबर मॉडिफाई हो गए किसके लिए? इम्पल्स कंडक्शन के लिए। इम्पल्स कंडक्शन के लिए वो क्या हो गए? मॉडिफाई हो गए, और वो पूरे थ्रू आउट द वेंट्रिकल, थ्रू आउट ऑफ वेंट्रिकल में वो क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। वो पूरे वेंट्रिकल में क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि पुरकिंजन ने बताया था कि हार्ट में कुछ मसल्स फाइबर होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं हार्ट के इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए, तो वो पूरे वेंट्रिकल में फैले हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? ये फाइबर क्या करते हैं? जो बंडल ऑफ हिस उससे रिसीव करते हैं इम्पल्स, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम बंडल ऑफ हिज एंड स्प्रेड, को फैलाते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकल, तो पूरे वेंट्रिकल में वो पूरे इम्पल्सों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। तो ये अपन ने देखा था कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले करी गई थी 1839 में पुरकिंजी ने। वो बताया था कुछ मसल्स फाइबर होते हैं जो इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए क्या होते हैं? बने होते हैं, उनकी तरह मॉडिफाई हो जाते हैं, वो पूरे वेंट्रिकल में फैले होते हैं। वो बंडल ऑफ हिस्से अपने जो इम्पल्स है उनको रिसीव करते हैं, तो पूरे वेंट्रिकल में वो उन इम्पल्सों को क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था कि ये किस लेयर में पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक आप ऐसे नोड को छोड़ दो, क्योंकि ऐसे नोड सब एपिकार्डियम में पाया जाता है या मायोकार्डियम में पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी आप कंडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे वो सब कहाँ पाए जाते हैं? सब एंडो कार्डियम में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सब एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं। एक आप किसको छोड़ दो? बस ऐसे नोड को छोड़ दो, नहीं सब कहाँ पाएंगे? आपके सब एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो ये मसल्स फाइबर होते हैं, ये मसल्स फाइबर होते हैं वो थिक मसल्स फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? थिक मसल फाइबर होते हैं, ये बहुत मोटे मोटे होते हैं। ये मसल्स फाइबर बहुत मोटे मोटे होते हैं, थिक होते हैं, तो कई बार इनकी थिकनेस भी आपसे थिकनेस पूछ सकते हैं। ये सबसे थिक फाइबर होते हैं पूरे कंडक्टिव सिस्टम में, सबसे थिक फाइबर कोई पूछा जाता है तो यही होते हैं। ठीक है, ये बताया जाता है 2 से 3 टाइम्स ज्यादा, 2 से 3 गुना ज्यादा जो मायोकार्डियम के नॉर्मल फाइबर होते हैं ना, जो नॉर्मल मसल्स फाइबर होते हैं मायोकार्डियम में, उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा थिकनेस पाए जाते हैं। और ये इतना ज्यादा थिकनेस क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनके अंदर हाई इंडक्शन वेलोसिटी कराते हैं, हाई इम्पल्स वेलोसिटी। इनके अंदर जो इम्पल्स की वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और वो कितनी होती है? वो होती है 4 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 4 मीटर पर सेकंड। ये मोटे होते हैं, मोटे मोटे ये क्या होते हैं? पुरकिंजे फाइबर होते हैं। पुरकिंजे फाइबर मोटे इतने होते हैं कि नॉर्मल मसल फाइबर है उनके 2 to 3 टाइम्स ज्यादा थिकनेस इनकी होती है, उनसे ज्यादा डायमीटर होता है। ये ज्यादा डायमीटर का फायदा ये होता है कि ये इम्पल्स होते हैं उनको उतनी फास्ट ट्रांसमिट कर सकते हो। कितना फास्ट ट्रांसमिट करते हैं? 4 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा होता है 4 मीटर पर सेकंड, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल ऐसा कहा जाता है कि यदि एक सेल से दूसरे सेल में इम्पल्स ट्रांसमिट होना हो, मतलब कि यदि ऐसा सीन होता कुछ कि ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है, ये पांचवी, ये छठी, तो नॉर्मल इम्पल्स ट्रांजेक्शन होते हैं, इससे इसमें गया, फिर इससे इसमें गया, इसमें इससे गया, इसमें इससे इससे इससे, है ना? तो जितना टाइम लगता ना, और भगवान ने क्या दे दिया कि एक ऐसा अपन को क्या दे दिया? एक ऐसा फाइबर दे दिया। ये फाइबर जो ऐसे ट्रांसमिट होता ना उससे 100 गुना फास्ट होता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो 100 टाइम्स
फास्टर देन 100 टाइम फास्टर देन, लिख सकते हैं मायोकार्डियल इम्पल्स ट्रांसमिट, पल्स ट्रांसमिशन। मायोकार्डियम से जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं उससे 100 टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी से ये इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये अपन ने पुरकिंजे फाइबर देखा। एक चीज और बता देता हूँ पुरकिंजे फाइबर की फिजियोलॉजी से, कि जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं, पुरकिंजे फाइबर होते हैं उनमें हाई ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन जाते हो ना, एक कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन, उनमें हाई ग्लाइकोजन होता है। इसलिए हाई ग्लाइकोजन होता है, इसलिए इसका जब साइटोप्लाज्म भी देखते हो तो क्लियर साइटोप्लाज्म दिखता है, क्योंकि तो ग्लाइकोजन है वो एक क्लियरिटी देता है, साइटोप्लाज्म में एक क्लियरिटी, साफ पानी जैसा दिखता है आपको। ग्लाइकोजन होने का अब आप नॉर्मल इसका सिग्निफिकेंस समझो कि ज्यादा ग्लाइकोजन क्यों होता है इनके अंदर। देखो, जब किसी ऑर्गन को सप्लाई कम होती है, सपोज ये एक ऑर्गन है, इसको ये ब्लड सप्लाई हो रही है, जब इस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम होती है तो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। वो डैमेज क्यों होने लगता है? क्योंकि एक तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और एक उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इस वजह से वहां पे क्या होने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। इंसान है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होती तो ना तो एटीपी बनती है उसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ना उसको ग्लूकोज मिल रहा, उसके अंदर ताकत नहीं आएगी, तो सेल डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे तो जब शुरू में 2-4 मिनट के लिए तो उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो उसको पेन होता है। शुरू के 2-4 मिनट तो उसको पेन होता है, उस कंडीशन को तो अपन क्या बोलते हैं, इस्चेमिया बोलते हैं। लेकिन मान लो 4-5 मिनट से ज्यादा हो गया, अब इस्चेमिया है, अब दोबारा यदि 2-4 मिनट में ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो गई, दोबारा उसको ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलने लग गया, दर्द खत्म हो जाएगा, इंसान दोबारा पहले जैसे जाएगा। लेकिन 4-5 मिनट से ज्यादा हो गया, 10 मिनट हो गया और उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं, लेकिन अपन देखते हैं यदि 5-10 मिनट हो जाती है तो ये पार्ट है ना डैमेज हो जाता है, इस पार्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, इस पार्ट की डेथ हो जाती है, उस चीज को बोलते हैं अपन इनफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इनफ्रैक्शन हो गया। समझ गया? तो मैं वही कंडीशन कह रहा हूँ कि इनके अंदर ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ग्लाइकोजन का फायदा ये होता है, यदि थोड़ी देर ब्लड सप्लाई भी नहीं हुई तो ग्लाइकोजन खुद ही एक न्यूट्रिएंट है ना, वो इनको डैमेज नहीं होने देगा, प्रिवेंट फ्रॉम द डैमेज। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं, इफ इस्चेमिया अकर, यदि इस्चेमिया हो भी जाता है, रिजर्व रिजर्व न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को रिजर्व करता है फॉर ए मिनट ऑफ टाइम, कुछ मिनट तक, कुछ मिनट तक वो खाने को रिजर्व करता है, ग्लाइकोजन उनको न्यूट्रिएंट दे देगा। यदि ब्लड सप्लाई से आपको खाना नहीं आ रहा तो ग्लाइकोजन आपको क्या रहता है, उसको फूड देता है। इसलिए पुरकिंजे फाइबर बहुत डिले डैमेज होते हैं, इतने आसानी से ब्लड सप्लाई नहीं भी हुई इनको थोड़ी देर तो डैमेज नहीं हो रहे, क्योंकि इनके अंदर ग्लाइकोजन काफी ज्यादा होता है। तो ये अपने पुरकिंजे फाइबर को पढ़ा। मैक्सिमम स्पीड वेलोसिटी होती है इसकी। ओके, एक बार मैं डिस्कवरी के बारे में और बता देता हूँ कि सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी किसकी हुई थी, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी पुरकिंजे फाइबर की। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी पुरकिंजे फाइबर की, फिर हुई थी बंडल ऑफ हिज की, उसके बाद में हुई थी एवी नोड की, और उसके बाद में हुई थी एस नोड की, सबसे लास्ट में हुई थी। ठीक है, ये हुई थी आपकी 8039 में हुई थी, ये आपकी हुई थी वो 1893 में हुई थी, उल्टा कर देना बस। और इसकी कब हुई थी आपकी 1906 में हुई थी, और इसकी हुई थी 1907 में थी। किस किसने करी थी? इसकी तो खुद पुरकिंजे ने करी थी, एंजोविलिस्टा पुरकिंजे। इसकी करी थी विल्हेम हिच ने करी थी। इसकी किसने की थी? टवारास बॉडी बोलते हैं इसको, टवारास। और इसकी किसने की थी? कीथ एंड फ्लैक मार्टिन, है ना, कीथ हार्ट और फ्लैक मार्टिन। ठीक है, तो ये डिस्कवरी बता दी। ये बता दिया कि ये कहाँ पाया जाता है, सब एपिकार्डियम में पाया जाता है या मायोकार्डियम में पाया जाता है। बाकी तीनों किसमें पाए जाते हैं? सब एंडोथीलियम में पाए जाते हैं।
क्लियर हुई इतनी बात? ये भी अपन ने बात करी थी। ओके ठीक है, मैं दोबारा गलती कर बैठा हूँ, सॉरी। सब एंडोथीलियम नहीं, एंडोथीलियम तो ऊपर वाली लेयर हो जाती है। सब एंडो, सॉरी आंसर जाएगा सब एंडोकार्डियम। ठीक है, क्या जाएगा? सब एंडोकार्डियम आंसर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पूरा, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ा। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि आपने आज तक कंडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, वो एक या दो लाइन में पूरी, आप किसी भी देखना ना, आपके जो सेम कलीग्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, एक बार उनके नोट्स देखना और एक आप ये नोट्स देखना। ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा डिटेल में पढ़ता है, वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ता है। जब कोचिंग करनी होती है, जब वो 6 महीने में सारे को कंसाइज करके पढ़ा देते हैं, कंसाइज करके मतलब कि सब मेन मेन पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाते हैं, वही पॉइंट पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। लेकिन वो हिडन पॉइंट कोई नहीं पढ़ाता, कि जो एग्जाम में नहीं आते, डिटेल से कोई नहीं समझाता, वहां पे फैक्ट बताते हैं बस। ठीक है, वो जैसे कि अब एंड में मैंने ये फैक्ट बताया, ये बता दिया मैंने, एंड में फैक्ट बताया ना कि इसकी डिस्कवरी ऐसे, इन फैक्टों को बता देंगे और इन फैक्टों को थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। तो अब मेन इनका जो फील आता है वो आप नहीं ले पाते। ठीक है, इन क्लासेस को पढ़ोगे तो आपको पूरा फील आएगा, आपको वो चीजें बहुत, बस एक गाइड की जरूरत पड़ेगी एंड में आपको, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वैसे पढ़ हमने सब कुछ लिया, अब हमको सेलेक्ट करना है कि पेपर में क्या क्या आता है बस। ठीक है, और आपका फर्स्ट टाइम में आप जाओगे वो पेपर निकलेगा, चाहे आप ट्यूटर का निकलेगा, प्रोफेसर का भी निकलेगा आपसे, आप एम्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपसे इजीली पेपर निकलने लगेगा। ठीक है, बट अभी से आप वन पॉइंट, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलो। बहुत टाइम होता है, 4 साल है ना, 4 साल बहुत टाइम होता है डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू।